तो दोस्तों नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, कैमरामैन रीमा जायसवाल, जी हाँ ये मेरी सिस्टर है। इसके साथ आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है क्योंकि आज हम स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल को कंप्लीट वे में हम आपके सामने रखना चाहते हैं ना, कंप्लीट वे में, और बहुत शॉर्ट में रखेंगे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करते हैं तो ये रदरफोर्ड मॉडल है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्किल में रिवॉल्व करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हम कहें कि फोटॉन ये सिस्टम लूज करेगा। तो इसलिए धीरे धीरे रेडियाई जो है वो इसकी कम होती जाएगी और फिर एक बार ये फोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आकर ख़त्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया था। बोर साहब ने क्या किया कि नहीं, कहा कि कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं। बोर साहब का जो इम्प्रूवमेंट था वो ये था कि कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होंगे, ऑर्बिटल ऐसे होंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, बोर मॉडल जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इत्यादि जो भी कहा उन्होंने, कि वो स्टेबल होंगे, मतलब वो रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इन ऐसे ऑर्बिटल में mvr बराबर nh/2π, कुछ ऐसे खास ऑर्बिट्स इत्यादि बताए, लेकिन फिजिक्स तो वही है। न्यूक्लियस प्लस चार्ज वही है, इलेक्ट्रॉन चाहे इस ऑर्बिट में चाहे रदरफोर्ड ऑर्बिट में रहे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर ये क्यों नहीं लूज करेगा। तो हमने यहीं से बस पिकअप कर लिया। हमने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस ऑर्बिट में है, एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है, टोटल चार्ज ही है। ये इसलिए नहीं रेडिएशन लूज करता क्योंकि एक पार्टिकल नहीं होता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड के में टूट जाता है चारों तरफ, जैसे ऑर्बिटल में क्लाउड में टूट जाता है और रियलिटी में टूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स में है, और इन पार्टिकल्स और न्यूक्लियस और ये पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये यहाँ कर रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ, ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है ना। और इन सभी पार्टिकल और न्यूक्लियस के मध्य क्या है, एक प्रकार की स्टैंडिंग वेव है। क्या है? स्टैंडिंग वेव। ये वेव होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो स्टैंडिंग वेव से पार्टिकल में एनर्जी और पार्टिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल से एनर्जी स्टैंडिंग वेव में ट्रांसफ़र होती रहती है। कुछ इस तरह से सिस्टम वर्क करता है। और ये वेव्स आपस के पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन के जो आपस के पार्टिकल्स हैं उनमें भी स्टैंडिंग वेव इसी तरह की एग्जिस्ट करती है। सिस्टम इस तरह से वर्क करता है कि मान लीजिए कि जैसे ये रस्सी है, और रस्सी जो है जब ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, कोई एनर्जी मान ली ई दे दिए ना, तो रस्सी की न्यूक्लियाई जहाँ ज़्यादातर मास रहता है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन हमारे हिसाब से पार्टिकल और क्लाउड दोनों के उसमें रहता है, पार्टिकल एंड क्लाउड। तो जब वाइब्रेट करेगा, ये जब भी एनर्जी देंगे तो ये एक्चुअली में रस्सी डिफॉर्म होती है। तो एक्चुअली में जब रस्सी डिफॉर्म होती है तो रस्सी कुछ इस तरह से हो जाएगी। जो मटेरियल यहाँ है वो मटेरियल यहाँ पे भी
डिस्टॉर्ट मतलब ये मटेरियल में डिफॉर्मेशन आ जाएगा ना। तो नॉर्मली यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन सबसे कम था, फील्ड जो रहेगी वो नेचुरल रहेगी, या कहिए कि आप मान लीजिए 0 रहेगी। और जो एनर्जी देंगे आप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्थिति में न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगी, तो फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये ई हो सकती है, बी हो सकती है, दोनों का कम्बिनेशन साई हो सकता है ना। अब जब ये रस्सी नीचे आएगी तो फील्ड की एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी में बदल जाएगी। और जो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो रस्सी का है वो वाई से रिप्रेजेंट होता है। जितना ज़्यादा वाई रहेगा उतनी ज़्यादा फील्ड रहेगी, तो जितना ज़्यादा वाई रहेगा उतना ज़्यादा ई और बी, या कहें हम दोनों का कम्बिनेशन साई रहेगा। वाई पोजीशन के साथ मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू रस्सी की लेंथ L है। पोजीशन के साथ y भी चेंज होगा, तो पोजीशन के साथ यहाँ देखिए कि फील्ड भी चेंज होगी ना। किसी पॉइंट पर y चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी। तो इसलिए साई भी जो है x एंड t का फंक्शन रहेगा y की तरह। और इनको डबल डेरिवेटिव दो चीज़ों में लिए जा सकते हैं, डेवर साई बाई डेवर टी और डेवर साई बाई डेवर एक्स। क्योंकि y सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन पे, तो इसलिए डेवर साई बाई डेवर एक्स। और एक पोजीशन पर y बदल रहा है ना, तो ये अच्छा, ये एक पोजीशन पे जो y बदल रहा है समय के साथ, एक्चुअली में रस्सी कितनी तेज ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, एक्चुअली में वेव की एनर्जी दे सकता है ये सिस्टम। ये डेरिवेटिव वेव की एनर्जी दे सकता है। और ये y का जो अगल बगल पोजीशन के साथ जो चेंज है, जो रस्सी को शेप बताता है। यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो कर्वेचर मैक्सिमम पहुँच गया है, तो इसलिए यहाँ पर फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी और वो सारी की एनर्जी फील्ड में होगी। और यही फील्ड वास्तव में इसको पार्टिकल को वापस लाएगी ना, तो एक्चुअली में उसको मोमेंटम देगी। तो ये टर्म एक्चुअली में मोमेंटम देता है। तो यहाँ पर देखें इस फ्रेम से, कॉपी के फ्रेम से या किसी भी खूंटी के फ्रेम से, तो रस्सी ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन रस्सी के फ्रेम से अगर देखें, यहाँ पर हम अपने आप को सिचुएट कर लें, तो पता लगेगा नोड्स जो हैं वो ऊपर नीचे या वाइब्रेट कर रहे हैं ना। रियलिटी में सिस्टम जो हो सकता है वो दोनों का मिक्सचर हो सकता है। कॉपी के ही फ्रेम में एक्चुअली में रस्सी भी वाइब्रेट करे और कुछ नोड्स भी वाइब्रेट करें। नोड्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ रस्सी भी वाइब्रेट करे, तो होगा क्या, ये एक्चुअली में जो स्पेस यहाँ कर्व हो गया था, यही स्पेस का कर्वेचर हम ऐसे भी इस सिस्टम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ नोड्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और इसी के साथ स्पेस भी वाइब्रेट कर रहा है, तो साई या फील्ड भी चेंज होगी ना, और ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्म लिए रहेगी। या आप इसको कह लीजिए कि केवल एक नोड को अगर हम थोड़ा भारी कर दें, कम से कम एक नोड तो स्टेबल कर लीजिए, तो न्यूक्लियस के सारा मटेरियल न्यूक्लियस का इस जगह, मतलब रस्सी के इस जगह यहाँ पे ले आइए, सारे न्यूक्लियाई एक जगह ले आइए, तो भारी हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बचा हुआ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा और उसका सारा मास आप यहाँ ले आइए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और कुछ बचा हुआ मास और क्लाउड आप छोड़ दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये वाइब्रेट करेगा ना। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का ज़्यादातर मास यहाँ पे है और बचा हुआ चार्ज ई बार यहाँ पे है, बाकी चार्ज ये छूट गया है, ये बाकी चार्ज ये छूट गया है। ये एक्चुअली में ये सिस्टम जो यहाँ पे एक पार्टिकल में है, हमने कुछ नहीं किया स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में, इसी पार्टिकल को कई इसी तरह की रस्सियों में तोड़ दिया है। न्यूक्लियाई बीच में है और एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा यहाँ, मान लीजिए यहाँ, या एक टुकड़ा यहाँ, ये 3D में इसको समझिए, और बाकी क्लाउड बीच में है और एक पार्टिकल
और इलेक्ट्रॉन के बीच ये क्लाउड है और ये सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ स्टैंडिंग वेव है जो साई है ना। एक्चुअली में सिस्टम आसानी से बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि ये आपके जो भी सिस्टम बनता है, जो भी रिसर्च आई है, वो फोटॉन से ही सब कुछ बनता है। E=mc² जो बेसिक इक्वेशन है, जहाँ स्पीड की लाइट है। तो अगर एक ही मान लीजिए ये एक फोटॉन क्या होता है, हमने पिछले मॉडल्स में भी बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेशंस। तो एक तरह से मानिए पॉजिटिव ऑसिलेशन के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मासलेस चार्जेस का एक गोला, नेगेटिव का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का एक फोटॉन। स्टैंडिंग फोटॉन है तो ये सब एक ही जगह ऑसिलेट करते रहते हैं अल्टरनेटिंग वे में। और इनके अंदर है क्या, मासलेस पॉजिटिव चार्जेस और ग्रेविटॉन के मॉलिक्यूल्स। मतलब ये मासलेस, ये भी मासलेस है लेकिन ये न्यूट्रल है। नेगेटिव वाले में क्या है, नेगेटिव वाले में क्या है, नेगेटिव मासलेस और ग्रेविटॉन के मॉलिक्यूल्स, ये भी न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब एक फोटॉन जब ऐसे ही इसी रीजन पे दूसरे फोटॉन के साथ कोलाइड करता है, ऐसे ये एक ही पॉजिटिव एंड टेल एंड इसको कहेंगे, ये सुपर इम्पोज करते हैं, ये दूसरा फोटॉन है ना, ये आपस में कोलाइड कहिए या सुपर इम्पोज कहिए। तो होता क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे आ जाता है और नेगेटिव चार्ज आउटर की तरफ भागता है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ भागेगा और नेगेटिव चार्ज आउटर बल्ज की तरफ। तो पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस तरफ भागेगा, सुपर इम्पोजिशन होगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी न्यूक्लियस पर बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में जन्म होते हैं, क्वार्क जो कलेक्ट होके फिर प्रोटॉन बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ये बन जाता है। और किसी भी एक डायरेक्शन में देखने पर केवल ज़्यादातर नेगेटिव लोब बचा होगा, ज़्यादातर नेगेटिव माइनस नेगेटिव चार्ज बचा होगा, कुछ जगह थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज बचा हो ना बचा हो। और ये बड़ा जो बल्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और रस्सी का दूसरा सिरा भी ऐसे ही कुछ रहेगा। और अब ये दोनों बल्ज जब आपस में मिलते हैं नेगेटिव वाले, तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स स्पेस में जन्म लेते हैं। तो बीच में क्या है, क्लाउड सब भरा हुआ है। तो यही हमने कहा कि न्यूक्लियस है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन टूट गया है, मास और थोड़ा चार्ज यहाँ पे है, लेकिन बाकी सब कुछ क्लाउड में चार्ज है, क्लाउड में चार्ज है ना। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इससे होता क्या है, इससे होता ये है, हम कहना क्या चाहते हैं कि फंडामेंटली जो पार्टिकल है, अगर पॉइंट चार्ज है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, जिसका चार्ज एक्चुअली में यहाँ लोकेशन में होता है, चार्ज यहाँ नहीं लोकेशन में होता, ये एक्चुअली में फील्ड में होता है। और फील्ड में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मासलेस पॉजिटिव चार्जेस में ये फील्ड में रहता है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज ना। इनकी डेंसिटी जो होती है, इनकी डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे डेंसिटी कम होगी ना। किसी भी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज देखने पर, जिसका मास m है और प्लस q चार्ज है, किसी भी एक डायरेक्शन में देखने पर आपको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेंस मिलेगा, फिर दूरी बढ़ने पर ये और दूर होते जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्शन की बात है। और ये आपस में जो पार्टिकल बंधे रहते हैं, एक्चुअली में ग्रेविटॉन का पार्टिकल जो है, इनको आपस में ग्रेविटॉन मेस आपस में बांधे रहता है, जो मासलेस ये ग्रेविटॉन से बना होता है। ग्रेविटॉन बहुत थोड़ा मास है। हमारा थ्योरी है कि दो अगर पॉजिटिव मासलेस चार्जेस से रिपेल तो करते हैं, लेकिन इनको पास अगर किसी तरह लाते हैं, तो जैसे ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ये, तो मास का जन्म हो जाता है, ग्रेविटॉन मास पा लेता है, ग्रेविटॉन मास पा लेता है और यही दोनों चार्जेस को पकड़े रहता है। इसलिए दो नेगेटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं
तो एक दूसरे को आएंगे ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है, ग्रेविटॉन क्या बोलते हैं, जस्ट टचिंग हालत में इनको बांध देता है। तो इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ये जो पार्टिकल्स हैं ग्रेविटॉन मेश में बंधे हैं, इसी तरह नेगेटिव चार्ज के जो करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स रहेंगे, अब नेगेटिव चार्ज मान लीजिए इसका मास यहाँ है नेगेटिव चार्ज वाला, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये भी ग्रेविटॉन मेश में बंधे रहेंगे ना। अब दो पार्टिकल जब आते हैं तो एक्चुअली में यही जो मासलेस पॉजिटिव मासलेस नेगेटिव हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, और यही फिर ग्रेविटॉन में से दोनों जुड़े होते हैं तो दोनों एक्चुअली में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के इस पॉजिटिव चार्जेस के मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन के या उसके पार्टिकल से संबंधित इस पे है, उसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत हाई स्पीड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास और ये जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मासलेस, ये कुछ इस तरह से मास और चार्ज अलग होता है कि सिस्टम यहाँ ब्रेक कर जाता है। तो एक तरह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर की ओर मूव कर रहा है, ये अपने ही, ये प्रोटॉन के पार्टिकल्स में नहीं सबमर्ज होता, ये अपने ही द्वारा ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साथ मेश बना लिए हैं, तो सिस्टम इस तरह से इवॉल्व होता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव मासलेस चार्जेस जो मेश में जुड़े हैं, अब इसी से नेगेटिव मासलेस चार्जेस इलेक्ट्रॉन के जुड़ जाते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन का मास और थोड़ा सा बचा हुआ चार्ज और एक आध पार्टिकल मासलेस यहाँ से टूट जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज से अलग होकर जब मूव कर रहा होता है तो अपने ही मासलेस पार्टिकल की सी में एक्चुअली में डूब रहा होता है। तो इसलिए लगातार ये एक्सेलरेट नहीं होता है, बल्कि ये फिर धीमे भी होने लगता है, और फिर उसके बाद जब फील्ड इसको वापस थेलती है तो ये वाइब्रेट होने लगता है। इस तरह से मॉडल हमारा है। नॉर्मली जब दो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं ना, तो इसकी भी ग्रेविटॉन मेश टूटती है, इनकी भी ग्रेविटॉन मेश टूटती है, और पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव रीअसेंबल होते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वाले के कुछ पार्टिकल्स और इसके पॉजिटिव वाले कुछ, ये रीअसेंबल होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये सब जस्ट टचिंग में हालत में होते हैं, और ये सी की स्पीड से भागते हैं, क्योंकि ग्रेविटॉन का मास बहुत थोड़ा है, तो ये लाइट का फोटोन रिलीज होता है। लेकिन पार्टिकल चूँकि न्यूक्लियस के चारों तरफ, हमारा जो पार्टिकल है ये न्यूक्लियस है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है का पार्टिकल है, ये चारों तरफ चूँकि ब्रेक हुआ है, तो कोई भी फोटोन इस कम्बिनेशन में निकल नहीं पाता। तो ऑप्शन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन की मेश के साथ ही जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज अलग अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज अलग अलग हो जाता है। ज़्यादातर श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, अगर हम उसको फाइनली इक्वेशन पे हम देखें, श्रोडिंगर इक्वेशन जो भी डिराइव करके मार्क है अभी इस समय, IH d psi बाई dt वन डायमेंशनल अगर देखें, माइनस h स्क्वायर बाई 2m डेवर साई बाई dt एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स इंटू साई। इस इक्वेशन को अगर कायदे से आप देखिए ना, तो आप क्या बोलते हैं, आई को अंदर ले आइए और एच से पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दीजिए, एच बार से। तो एक्चुअली में ये क्या है, डेवर बाई डी टी आई साई एक्स एंड टी। एक्चुअली में कुछ नहीं है, कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉन्जुगेट उसी साई का। ना
और ये बराबर क्या है, अब यहाँ पर माइनस एक ही एच बचेगा, m 2m मतलब डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई प्लस यू एक्स इंटू साई डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि जो एच से डिवाइड किया। इस इक्वेशन को कायदे से देखिए, अगर हम साई एक्स को जैसे श्रोडिंगर साहब ने माना कि साई एक्स क्या है, एक प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, तो इसका मतलब साई कहीं ना कहीं अगर रियल सिग्निफिकेंस है तो चाहे वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लीजिए, चाहे हम ये साई लीजिए, मैथमेटिकली वही रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली में ये जो साई स्टार है, ये क्या है, ये साई स्टार, चाहे इस इक्वेशन को अगर हम फिजिकल रूप में देखना चाहें तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है, यहाँ पर ये डेवर साई, ये जो इसका चार्ज डेंसिटी का समय के साथ चेंज है, किसी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी का समय के साथ डेरिवेटिव है। चार्ज डेंसिटी क्यों चेंज होगी, चार्ज डेंसिटी यहाँ चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो वाइब्रेट कर रहा है बचे हुए मास के साथ, बचे हुए चार्ज का, एक पार्टिकल को लेकर चलिए, और ये मास जो है, कल्पना कीजिए कि इतनी लेंथ, ये लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स में ब्रेक है, और इसका जो मास का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। तो इस मास का वॉल्यूम क्या है, ए इंटू डेल्टा एक्स। एक्चुअली में ये अपने आप को किस में पा रहा है, नेगेटिव पार्टिकल्स की सी में पा रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है ना। तो एक्चुअली में कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स गेन करेगा, मतलब डिफ्यूजन का टर्म। ये टर्म जो है एक्चुअली में देखिए, ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट टर्म है। कहाँ गया रिमा, ये हाँ, ये जो x के साथ डबल डेरिवेटिव साई का है, ये एक्चुअली में डिफ्यूजन के करस्पॉन्डिंग एक्यूमुलेशन है चार्ज पार्टिकल्स का। और ये जो टर्म एक्चुअली में है, अगर मान लीजिए डिफ्यूजन ना भी हो, चूँकि ये मूव कर रहा है, तो जो गेन करेगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये टर्म उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिकली केमिकल इंजीनियरिंग के उससे देखें, मान लीजिए यहाँ पे जो डिफ्यूजन का इस फेस पे जो डिफ्यूजन की रेट रहेगी चार्ज पार्टिकल की, वो माइनस डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट डेवर साई बाई डेवर एक्स, और इस पॉइंट पे जितना मटेरियल आया वही कुछ डिफ्यूजन के कारण लूज भी होगा बाहर, तो माइनस इस पॉइंट पे हम वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे ना, डेवर साई बाई डेवर एक्स साई ना। और ये एकत्रित किस में हो रहा है, एक्चुअली में पर यूनिट वॉल्यूम अगर कर देंगे तो डेल्टा एक्स इंटू जो लंबाई है मास की, कहाँ है, वॉल्यूम, ये रहा डेल्टा एक्स, ये मास की लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, ये पर यूनिट एरिया डिफ्यूजन की रेट थी, तो इसको जो मास का एरिया उससे गुणा कर दीजिए सिस्टम को, तो ये ए कट जाएंगे, और ये टर्म देखिए क्या हो जाएगा। ये अलग अलग पॉइंटों पे कैलकुलेशन है, ये मान लीजिए x पे कैलकुलेशन है, ये x प्लस डेल्टा एक्स पे कैलकुलेशन है। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन जो बन जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेवर मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, मतलब इसको कर लीजिए, डी ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेवर बाई डेवर एक्स साई का एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये वाला डी ना, डेवर साई बाई डेवर एक्स अपॉन
डेल्टा एक्स ना। और हमने बताया कि ये एक्चुअली में नेट एक्यूमुलेशन डिफ्यूजन के कारण, एक्चुअली में ये नेट एक्यूमुलेशन डिफ्यूजन के कारण ये एक्चुअली में यहाँ पर आएगा ना। डी को आप बाहर कर लीजिए। तो ये और कुछ नहीं, डबल डेरिवेटिव टर्म है। क्या है? डबल डेरिवेटिव टर्म है। और प्लस चूंकि यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव टर्म है और चूंकि इधर पे रेट जो रहेगी कम रहेगी, इधर ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसको आप नेगेटिव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप नेगेटिव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नेगेटिव। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्चुअली में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक्चुअली में ये डिफ्यूजन का टर्म है। और इसी तरह से जो इधर वाला टर्म है, अगर ये मूव ना, अगर ये डिफ्यूजन ना भी हो, डिफ्यूजन ना भी हो तो ये बक्सा मूव करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये पाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये एक्चुअली में पाएगा। तो उससे भी, और जिस पोटेंशियल पे रहेगा और जो उस पर वेव फंक्शन रहेगा, ऑलरेडी नंबर ऑफ जो एरिया में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पॉइंट पर, तो वहीं पे मूव कर रहा है, तो उसके कारण गेन ये वाला सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से आप इस तरह समझ सकते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हम स्टार लें चाहे साई लें, एक्चुअली में हम मॉड के टर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हम मॉड के टर्म में इक्वेशन हम अगर केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से हम समझें, या साई को एक रियल क्वांटिटी मान सकते हैं। और रही बाकी के एनालिसिस आप देखिए, तो बाकी के एनालिसिस जैसे होती है वो एकदम बिल्कुल वही है कि अगर ये न्यूक्लियस है और क्लाउड यहाँ पर आपका है और ये मास m है इलेक्ट्रॉन का, और ये मान लीजिए पोजीशन x पे है ना, तो जैसी पोजीशन रहेगी वैसे ही मूवमेंट की स्थिति रहेगी, तो वैसी ही कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और सिस्टम की एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो पार्टिकल में होगी, और ये जो मासलेस नेगेटिव चार्जेस हैं और न्यूक्लियस के पास मासलेस पॉजिटिव चार्जेस हैं ना। तो इस सिस्टम का टोटल सिस्टम का जो मोमेंटा रहेगा एक्चुअली में मास में जो मोमेंटा है और ये जो मासलेस चार्जेस हैं जो वास्तव में फील्ड क्रिएट करते हैं। जब ये मास मूव करेगा तो फील्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी चेंज होगी, तो इसलिए साई की वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो इसलिए सिस्टम का मोमेंटा जो रहेगा, जब पार्टिकल स्लो होगा तो पार्टिकल्स ज़्यादा कंसंट्रेट होंगे तो वेव का मोमेंटा बढ़ेगा, पार्टिकल का मोमेंटा कम हो जाएगा। लेकिन सिस्टम का मोमेंटा चूँकि वही है, तो सिस्टम के मोमेंटा के कारण जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो p²/2m, और पोजीशन पार्टिकल के पोजीशन का कारण जो फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मासलेस पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो वो रिपेल भी करेंगे, तो उसके कारण वो एनर्जी मास की पोजीशन के साथ चेंज होगी। यही बेसिक क्या बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का बेस है, और इसको इस तरह लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब नॉर्मली जब वेव के फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं तो साई जो है, साई जो मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों का फंक्शन है इसका, और ये स्टैंडिंग वेव फंक्शन है एक तरह से। कैसा? स्टैंडिंग वेव। हर एक पॉइंट का एक अप्लाई एम्पलीट्यूड है, लेकिन वो एम्पलीट्यूड वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एम्पलीट्यूड जो वेक्टर है वो पोजीशन के साथ वो वेक्टर चेंज हो रहा है, पोजीशन के साथ वो वेक्टर जो चेंज हो रहा है वो किस तरह से चेंज होगा? कॉस, एक एग्जांपल के तौर पे कॉस px प्लस आई साइन px, क्योंकि हमको पता नहीं है किस डायरेक्शन में है वो x के रिलेशन में ये वेक्टर ना। और यही पूरा जो वेक्टर है एम्पलीट्यूड, ये अब किसी भी एक पॉइंट पर वो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो इस पूरे वेक्टर को भी आप दो कंपोनेंट पे तोड़ लीजिए, क्योंकि वो वेक्टर है किसी भी पॉइंट पे जो वो है वो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो पहले तो इस वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस
आई साइन ओमेगा इंटू टी ना। तो एक्चुअली में ये कुछ और नहीं है, ये साई नॉट ई टू द पावर, पी की जगह के रखिए, क्योंकि नॉर्मली हम के किसी भी वेव इक्वेशन में कॉस के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी के फॉर्म में उस तरह मैच करना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक्चुअली में ई टू द पावर आई के एक्स है। ये क्या है? ई टू द पावर आई के एक्स है। और इसको जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, ये ई टू द पावर इक्विवेलेंट है आई ओमेगा इंटू टी ना। अब इसको क्या कर सकते हैं कि अगर एक माइनस टर्म ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर आप ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रख लें तो समय के साथ चेंज होना है, तो हमारी इक्वेशन फैमिलियर हो जाएगी। तो आप इसको माइनस ओमेगा, तो साई जो हमने स्टैंडिंग वेव के लिए ले रहे हैं वो साई नॉट ई टू द पावर आई, कॉमन ले लीजिए आप, के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी, इस फॉर्म में हम स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को देख रहे हैं। लेकिन इस इक्वेशन में एक दिक्कत ये है कि साई जो है वो पोजीशन के साथ इस तरह चेंज कर रहा है, पोजीशन के साथ इस तरह चेंज कर रहा है, मतलब इस तरह के एक्स के साथ इस तरह से। तो जब किसी पॉइंट पे पोजीशन कम होगी तो के एक्स की वैल्यू कम होगी, कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसी पॉइंट पे जब के की वैल्यू कम होगी उसी पॉइंट पर तो साइन की वैल्यू कम होगी। तो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है पोजीशन पे वो एक ही रहेगा ओवरऑल, और यही एम्पलीट्यूड जब इस तरह समय के साथ उसी पॉइंट पे बदलेगा तो एक्चुअली वेक्टर रोटेट करता है। आप एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए आप इसका लीनियर कम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे आप कॉस के एक्स एक तरह की है, इसको आप इसी के अपोजिट वेव से माइनस कॉस माइनस के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी, दोनों का लीनियर कम्बिनेशन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो चीज़ हम निकालना चाहते हैं वो ये निकालना चाहते हैं कि साई किसी पॉइंट पर अगर मान लीजिए इसके या इसके कम्बिनेशन के रूप में है, साई नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी के कम्बिनेशन में है अगर, तो हमको पहले हम दो डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं जो कुछ हमें दे सके, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ दे सके। तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साई एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव लेने पर। तो ये एक्चुअली में जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये वाले टर्म से ये तो पूरा टर्म रिपीट हो जाएगा, आई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये एक्स के रिप्रेजेंट वो वाला बच जाएगा, तो ये आई के बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आई के बच जाएगा। एक्चुअली में आई और के क्या है? 2 पाई बाई लेमडा, बाकी ये फैक्टर, और ये हो जाएगा आई 2 पाई बाई लेमडा। पूरा का पूरा मोमेंटम मान लीजिए कहाँ पे आ गया है, पूरा का पूरा मोमेंटम आपका फील्ड में आ गया है, पूरा का पूरा एनर्जी फील्ड में आ गई है। तो एक्चुअली में जब फील्ड में आ गई है तो आप इसको बराबर लिख सकते हैं उस पॉइंट के लिए आई ना, लेमडा को लिख सकते हैं एच बाई पी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, एच बाई पी क्या लिख सकते हैं? एच बाई पी आप लिख सकते हैं। और ये बाकी वेव फंक्शन रिपीट हो जाएगा साई। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा डेवर साई बाई डेवर एक्स, साई जो एक्स ऑन टी का फंक्शन है ये हो जाएगा आई पी अपॉन एच बाई 2 पाई, मतलब एच क्रॉस साई। और ये इसको यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा एच क्रॉस बाई आई डेवर बाई डेवर एक्स साई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पी इंटू साई। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो साई फिर से आ गया, और ये पी क्या है? टोटल मूवमेंटा, ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम आ गई। तो एक्चुअली में
इसको कहेंगे हम मोमेंटम ऑपरेटर, जो मोमेंटम दे सके सिस्टम का। आई से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई एच डेवर बाई डेवर एक्स ना। एक्चुअली में इसी को ऑपरेट साई पे करेंगे तो मोमेंटा और ये आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इस तरह से मोमेंटम ऑपरेटर। और इसी तरह से जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इस सिस्टम को तो डेवर साई बाई डेवर टी क्या आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा आ जाएगा, और फिर वेव फंक्शन रिपीट हो जाएगा। फिर से हम ओमेगा बराबर माइनस आई 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, ई बाई एच। एक्चुअली में ये आ जाएगा डेवर साई बाई डेवर टी ना, एच बाई 2 पाई, मतलब उसको उधर ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस एच बाई आई, एच बाई 2 पाई को एच क्रॉस से लिख दिया, एच बाई 2 पाई को एच क्रॉस से लिख दिया, यहाँ भी एच क्रॉस रख लीजिए क्योंकि नीचे एच बाई 2 पाई है ना। और ये बराबर एक्चुअली में हो जाएगा एनर्जी सिस्टम की देगा और साई, ये दूसरी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर, ऊपर नीचे आई से गुणा कर दीजिए तो ये आई एच बार डी बाई डी टी, ये एक्चुअली में हो जाएगा एनर्जी ऑपरेटर। क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑपरेटर। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है ई बराबर के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों तरफ अगर साई से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ई साई बराबर काइनेटिक एनर्जी मतलब पी स्क्वायर बाई 2m इंटू साई प्लस यू एक्स इंटू साई। ई का ऑपरेटर की इसको ई साई क्या है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम जैसे पीछे हमने शो किया, ई साई क्या है, ई साई एक्चुअली में एनर्जी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई ना। तो एनर्जी ऑपरेटर इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में एनर्जी ऑपरेटर साई, क्योंकि यही एनर्जी ऑपरेटर साई पे करेंगे तो ई साई आ जाएगा। अच्छा, इसको पी स्क्वायर को पहले पी बाई 2m अलग रख लीजिए और p इंटू साई को रीमा समझ में आ रहा है ना, यार्ड की स्टूडेंट है, कोई तरह हमारा साथ निभा रही है, और इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक। अरे और ये बराबर स्केलर वाले को वैसे ही लिखने दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है, ऑपरेटर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, आई एच क्रॉस डेवर साई बाई डेवर एक्स साई ना। अच्छा, ये क्या है, P बाई 2m, ये क्या है, P साई, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर P गुणा साई ना, तो ये चीज़ वही रहेगी, ठीक। फिर से सॉरी, ये डेवर टी है, ये क्या है, डेवर टी है वही ना। तो डेवर बाई डेवर टी आई एच, क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर हमने बताया ना, वेव फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तभी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। साई इज इक्वल टू पी बाई 2m, और यहाँ p की वैल्यू के ये p ऑपरेटर और साई, p ऑपरेटर की वैल्यू हमने बताई अभी, वो क्या है, माइनस आई एच बार डेवर बाई डेवर एक्स इंटू साई प्लस यू इंटू साई, यू किसका, एक्स का फंक्शन। एक्चुअली में ये चीज़ जो आ जाएगी, आई एच बार डेवर साई बाई डेवर टी इज इक्वल टू पी बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई एच बार, ठीक। अब इसको आप p को अंदर ले आइए तो ये हो जाएगा डेवर बाई डेवर एक्स p इंटू साई प्लस यू, हाँ रीमा एकदम सही बोल रही है, और साई, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन हो जाएगी आई एच बार डेवर बाई डेवर टी
और क्या हो जाएगा यहाँ पे साई की वैल्यू, साई एक्स टी, ये बराबर हो जाएगा, ये फिर से देखिए क्या सिस्टम जनरेट हो रहा है, p/2m माइनस आई एच बार, और ये डेवर बाई डेवर एक्स, और ये क्या है, फिर से वही पी, ऑपरेटर पी और साई कर देंगे अब, ठीक है, और प्लस यू एक्स इंटू साई, ये आई एच बार डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, और ये बराबर हो जाएगा p/2m ना माइनस आई एच बाई, और ऑपरेटर की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर ना, तो डेवर बाई डेवर एक्स, ऑपरेटर की वैल्यू फिर से रखेंगे यहाँ पर, तो डेवर बाई डेवर एक्स, और ये जो आई एच है इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर से यहाँ से आया, ठीक, क्योंकि वैल्यू रख लें डेवर बाई डेवर एक्स माइनस आई एच, तो माइनस आई एच माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव साई का हो जाएगा प्लस यू एक्स साई, और अंततः क्या बनेगा, आई एच बार डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, और यहाँ पर ये जो है पी, एक, अच्छा जो पी हम बार बार लिख रहे हैं ना, एक पी को अंदर ले आए हैं तो अब पी लिखने की जरूरत नहीं है ना, पी को हमने अंदर अंदर यहाँ ले आए थे, ऊपर वाली लाइन ये, हाँ ये एक पी यहाँ ले आए थे, हाँ, तो फिर ये यहाँ बदल गया था, मल्टीप्लाई किए थे ना, अप्लाई किए थे, हाँ, इसके ऊपर देखिए, नहीं नीचे वाली ये, हाँ, p/2m हाँ ना, माइनस हाँ, तो आई, इसके बाद ये ऑपरेटर में ले आए थे, हाँ, नहीं ऑपरेटर में ला चुके थे, हाँ, और उसके बाद तभी तो यहाँ अंदर p आया ना, p माइनस आई एच बार, अरे ये रहा भाई, d/dx p साई नीचे, हाँ ये पी को अंदर लाए, ठीक है, पी को अंदर लाए तो ये ऑपरेटर में तब्दील हो गया ना, अब एक ही पी बचा था, हाँ, और ये जब ऑपरेटर की अब एक ही पी, तो अब उसके बाद जब दोबारा लाएंगे तो पी नहीं बचेगा, हाँ, दोबारा लाएंगे p नहीं बचेगा ये, हाँ यहाँ पे पी नहीं बचेगा ना, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे पी अब हाँ, नहीं बचेगा, तो एक्चुअली में इक्वेशन जो बनेगी आई एच डेवर बाई एच ना, आई स्क्वायर एच स्क्वायर, और माइनस माइनस तो कट गया है, तो ये माइनस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, और ये डबल डेरिवेटिव डेवर बाई डे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साई प्लस यू एक्स इंटू साई, कंप्लीट वे में अगर एक एक नोटेशन सब पूरा लिख दें, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेवर बाई डेवर एक्स का स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी, और हमने ये शो किया कि ये एक्चुअली में क्या है, डिफ्यूजन टर्म, क्या है डिफ्यूजन टर्म, और ये एक्चुअली में क्या है, पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी पॉइंट पर वो गेन करेगा केमिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंस में ना, एक्चुअली में ये जो टर्म है ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट से रिलेटेड है, जो यहाँ एक पी तो कट गया, ये जो एक पी यहाँ दिख रहा है, अबे वो ऑपरेटर के साथ वही ऑपरेटर की वैल्यू रख दी है ना, डेवर बाई डेवर एक्स, ठीक है ना, तो इस तरह से मॉडल हमारा कंप्लीट होता है, हाँ, और
ये हमने जो मॉडल को एक्चुअली में स्ट्रिंग को नॉर्मली हम फिजिकल वेव बनाते हैं, रस्सी की वेव जिसमें वाई चेंज होता है। एक्चुअली में वाई नहीं, एक्चुअली में रस्सी के मटेरियल में फील्ड चेंज हो रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस बदलती है ना। तो हमने सारे न्यूक्लियाई को एक तरफ रख दिया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सारे क्लाउड को एक पार्टिकल पे रख दिया ना, क्लाउड और इलेक्ट्रॉन से उसका चार्ज अलग कर दिया, जैसे श्रोडिंगर साहब ने किया। तो एक्चुअली में अब ये सिस्टम, इलेक्ट्रॉन का जो छोटा पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है, न्यूक्लियस भारी है। अब इस सिस्टम की इक्वेशन हमने स्टैंडिंग वेव के नाते लिखनी चाहिए। एक्चुअली में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मल्टीपल पार्टिकल्स में, कुछ मल्टीपल पार्टिकल्स में टूटा रहता है और उनके मध्य न्यूक्लियस और इन पार्टिकल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। वो क्लाउड क्या होता है? मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से भरा होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन के मास से चार्ज अलग हो गया है तो वाइब्रेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा होता है, वो अपने आप को नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की चार्ज में पाता है, जिसके कारण वो एक तरह से उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। और फिर जब वो रुक जाता है तो वही नेगेटिव फील्ड जो डेवलप जिस पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है वो उसको वापस भेजती है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है फिर से वेलोसिटी गेन करता है, तो फिर न्यूक्लियस उसको क्या बोलते हैं, वो अपनी पूरा का पूरा क्लाउड भी लेके चला जाता है। जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो जो क्लाउड वो लूज कर चुका था उस क्लाउड को भी अपने साथ लेता जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल वो अपना जो क्लाउड है वो उससे बंध गया है। तो अब ये पूरा सिस्टम न्यूक्लियस जो अपने मासलेस नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब ये पूरा सिस्टम जो है वो जो न्यूक्लियस अपने मासलेस पॉजिटिव चार्जेस वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे, और जब अपनी तरफ खींच रहा होगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मासलेस नेगेटिव चार्ज फिर से इलेक्ट्रॉन से अलग होगा और फिर उसके बाद उसकी स्पीड धीमे होनी लगेगी। तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में हमने चीज़ों को समझाने की कोशिश की, रस्सी के माध्यम से, स्ट्रिंग के माध्यम से, स्ट्रिंग को नई तरीके से देखा, और इसी के साथ उसको केमिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से कैसे नेगेटिव पार्टिकल किसी में इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे वो गेन करता है, लूज करता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और स्वयं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, एक उसका मास वॉल्यूम, उसमें कैसे वो एक तरह से रिएक्टर जब मूव करता है तो कैसे वो नेगेटिव पार्टिकल्स को गेन करता है। अगर डिफ्यूजन ना भी हो तब भी गेन करेगा क्योंकि आगे पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में एक्चुअली में यहाँ रिवा दिखाना दिखते हैं। साई का अगर किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी का पर यूनिट वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज, वो डिपेंड करेगा डिफ्यूजन पे उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पे पार्टिकल कितना तेज मूव कर रहा है, कितने पार्टिकल्स को कैप्चर कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।